बात करेंगे आज हम concurrent and incoherent addition of the waves. So we'll discuss the interferences pattern produced by the superposition of the two waves. And you may recall that we had discussed the superposition principle in the chapter number 15 of 11 साइंस, जो नहीं किया है बट फिर भी सिंपल से वी हैव इक्वेशंस लाइक वेव इक्वेशन आपको थोड़ा सा याद होगा ही होगा, क्योंकि अभी हमने कहीं इसके साथ डील किया है। लाइक हमने वोल्टेज के साथ किया है, एसी वोल्टेज के साथ, लेकिन सेम टू सेम वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वैसे एक इक्वेशन हो और दूसरा भी ऐसा ही हो, दोनों को मर्ज करेंगे, ऐड करेंगे, विच इज नॉन एज सुपरपोजिशन principle. Indeed, the entire field of the interferences is based on the superposition principle, according to which at the particular point in the medium, the resultant displacement produced by a number of wave is the nothing but which summation? Vector summation. Okay, resultant displacement produced by number of wave is nothing but vector summation of displacement produced by each wave. Each wave जो displacement produce करता है वो सबका वेक्टर समेशन होगा। आया समझ में? कंसिडर टू निडल, अगर हम दो निडल कंसिडर करें, कौन सा? S1 एंड S2 मूविंग पीरियोडिकली अप एंड डाउन इन आइडेंटिकल फैशन थ्रू अ वाटर। ओके, जैसे S1 एंड थ्रो ऑफ वाटर, सॉरी। तो यहाँ पे आपने S1 S2 निडल देखा, इट इज जस्ट लाइक जो अभी हमने यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट्स भी देखा है ना, फेमस हो गया उसका, मैंने बंद कर दिया बट उसको काफी व्यू मिले होंगे। Okay, so that of water, they produce two water waves and particular point, a phase difference between the displacement produced by each wave does not change with the time. When this happens, the two sources are said to be a, तो वो साइड फोटो से बताया गया था, दोनों एक साथ अप डाउन अप डाउन अप डाउन सेम टाइम पे, तो ए हो गया सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी से टाइम तो सेम मिलने वाला है ट्रेवल करने के लिए, तो ओमेगा सेम टाइम सेम, ओमेगा इंटू टी कॉन्स्टेंट, दैट मीन सेम फेज। ओके, है या ना? तब हम उसको बोलते हैं कि दोनों को कॉन्करेंट सोर्सेस है। दिस शोज द पोजीशन ऑफ द क्रेस्ट एंड throats, throws to the which line? Dash line, and crest to the which line? Solid line. Okay, at a given instant of time. Consider a point P. आपने एक point P consider किया like this, जो S1 से P है और S2 से P है, तो S1P equals to S2P. Since the distance S1P and S2P are the equal, waves from S1 and S2 will take the same time to travel the point P, and the waves that emanate from the S1 and S2 in the phase will also arrive at the point P in the सिंपल सा है। आप जो बैठे हो उसके सामने दो कॉर्नर दिखेंगे, एक कॉर्नर को आपने S1 बोल दिया, दूसरे कॉर्नर को S2 बोल दिया। वो S1 एंड S2 जो है, दे आर द सोर्सेस ऑफ द वेव्स, दोनों के थ्रू वेव्स जनरेट हो रहे हैं, बोथ आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई वेव्स जो है वो भी सेम फ्रीक्वेंसी से ही जनरेट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई हम उसको बोलेंगे कॉन्करेंट सोर्सेस। आया ना? अब ये दोनों को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन होगा, उसका एक मिडल पॉइंट, वो मिडल में एक परपेंडिकुलर लाइन निकलेगा, अगर आप सामने देख रहे हो तो एक मिडल में पॉइंट परपेंडिकुलर लाइन निकलेगा, उस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वो दोनों सोर्स से सेम डिस्टेंस पे होगा, तो दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर पे जो भी लाइंस, जो भी पॉइंट्स होगा वो सेम डिस्टेंस से होगा S1 S2, यानी कि S1 से जो वेव प्रोड्यूस हुआ है वो और S2 से जो वेव प्रोड्यूस हुआ है वो दोनों सेम टाइम पे कहाँ पहुंचेंगे? P point पे, which is on the bisector, perpendicular bisector of line joining the S1 and S2. Now on such a point P, okay, again waves are in a phase. Waves वापस किस में मिलेंगे? फेज में मिलेंगे। आया समझ में? आया ना? यहाँ तक की स्टोरी हमने कंप्लीट की। सपोज हम इसको अगर मैथमेटिकली डील करें, कैसे डील करें? मैथमेटिकली, तो डिस्प्लेसमेंट थ्रू द सोर्स S1 एट पॉइंट P इज गिवन बाय y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, साइन भी ले सकते हैं, a cos भी ले सकते हैं, तो y1 इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, तो y2 भी क्या होगा? क्योंकि दोनों सेम एम्पलीट्यूड वाले वेव्स थे, दूसरा दोनों का ओमेगा तो सेम था ही था, पहुंचने का टाइम भी सेम है, तो ऑल आर इक्वल्स।
ओके, ध्यान देना। सो दोनों का इक्वेशन रिमेन सेम एंड दैट्स व्हाई अगर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऐड करोगे तो दैट सिंपली ऐड द बोथ इक्वेशन, दैट a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t, तो इट बिकम 2a cos ओमेगा t। इसका मतलब ऐसा है कि cos ओमेगा t, cos के आगे जो भी होता है दैट इज द एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड इज नाउ डबल, 2a हो गया। सिंस द इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड डबल हुआ तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो जब वहां पे दो वेव्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए तो मर्ज होने के बाद इंटेंसिटी 4 गुना होगा। अब लाइट है तो इंटेंसिटी की जो बात आएगी आएगी, वाटर वेव्स में शायद इंटेंसिटी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लाइट में तो इंटेंसिटी रहेगी रहेगी, तो वो इंटेंसिटी कितना गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। गॉट इट? ओके, वेयर I0 इज द ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स, सोर्स अकेला होता है और जो इंटेंसिटी मिलती है दैट इज I0, बट दो सोर्स की वजह से इंटेंसिटी डबल नहीं 4 गुना हो गई उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे। आया समझ में? अब नाउ आपने हेडलाइन की डिजाइन देखी होगी हेडलाइट की। अब हेडलाइट में क्या होगा, एक ही बल्ब होता है लेकिन उसके आजू बाजू में एक कॉन्वेक्स सेट का मिररिंग सरफेस बनाया जाता है और उसमें छोटे 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 आपको कटिंग जैसा दिखेगा, प्रिज्म जैसा दिखेगा, है या ना? तो जब उस पर वेव इंसिडेंट होगा तो हाइगेंस बोलता है वो सेकेंडरी वेव के ईच एंड एवरी पॉइंट एज अ सेकेंडरी सोर्स बिहेव करेंगे। तो मतलब अब सारे वेव्स सोर्सेस हो गए और वो सोर्स करके आगे की डायरेक्शन में, वो जो सोर्सेस है वो एमिनेट करके आगे की डायरेक्शन में जब वेव ट्रैवल करेगा तो सबका सुपरपोजिशन इफेक्ट जनरेट होगा। और जो मिडल वाला रीजन होगा, कौन सा रीजन होगा, मिडल वाला, वहां पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। ओके, क्लियर हुआ? तो दैट इंटेंसिटी इज द 4 टाइम्स। अब समझ में आया कि वो हेडलाइट के डिजाइन में कटिंग क्यों मैटर करता है। वो हेडलाइट की पर्टिकुलर हेडलाइट की डिजाइन होती है, बड़ी गाड़ी में बड़ी कार्स में वो बहुत मैटर करता है। ओके, चलो। वेयर I0 is the original intensity which is produced by individual source. I0 is proportional to a square. In fact, at any point perpendicular bisector of S1 S2 intensity will be, बिकॉज मैंने पहले से ही बता दिया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सारे पॉइंट S1 S2 से सेम डिस्टेंस पे होंगे। दैट्स व्हाई S1 S2 पे जो भी वेव्स जाएंगे दे आर इन द फेज a cos omega t become 2a cos omega t, intensity become 4 times. The two sources are said to be interferences constructively, एक दूसरे को सपोर्ट करना, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, and that's why it is said to be a constructively, and we have what referred as constructive interferences. आया समझ में? Now suppose we have another point that is like Q. Now this Q is not on the perpendicular bisector. Q जो है वो perpendicular bisector पे नहीं, आगे पीछे कहीं है। ओके, तो वो मान लो कि S1 से कितना डिस्टेंस पे, ए वेव्स आप गिनोगे तो 7 हो गए। वैसे हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, बाकी इतना परफेक्शन की ठीक है जरूरत नहीं है। और ये कितने हो गए, 9। तो अगर आप दोनों का पाथ डिफरेंस लो, मतलब यहाँ बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा कट करो तो कितना आ गया, 2 लैम्डा। वेव्स एमिनेटिंग फ्रॉम S1 अराइव एक्जैक्टली 2 साइकिल अर्लियर देन S2। वेव्स एमिनेटिंग फ्रॉम द S2, क्योंकि S1 को सिर्फ 7 साइकिल लगा, S2 से जाने में कितना साइकिल लगे, 9। एंड thus if wave is displaced by, sorry, thus if the displacement produced by the wave S1 that is y1 equals to, तो आपको पता है लैम्डा किसको बोलते हैं, तो ऐसे अगर वेव है तो दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। ओके, तो मतलब ये जो एंगल यहां से यहां तक का एंगल में जो वेरिएशन होता है फंक्शन में दैट इज 2 पाई। दिस इज द फुल साइकिल। यहां से स्टार्ट हुआ, जीरो हुआ, डिक्रीज हुआ, बड़ा जीरो हुआ, वापस मैक्सिमम पे आया, तो इट्स अ फुल साइकिल।
और 1 साइकिल ऑफ साइन और कॉस इज कंप्लीटेड बिटवीन 0 to 2 पाई। सो लैम्बडा के लिए कितना है 2 पाई, तो यहाँ पे तो कितना डिफरेंस लैम्बडा है 2 पाई, कितना डिफरेंस लैम्बडा है 2 पाई। ओके, तो 2 पाई लैम्बडा डिफरेंस के लिए कितना आएगा 4 पाई। माय मिस्टेक, 2 लैम्बडा है, माय मिस्टेक। 2 लैम्बडा डिफरेंस के लिए कितना आएगा 2 into 2 पाई, हाउ मच पाई। तो आपका आ गया ओमेगा टी, इसमें ये पहले पहुंचा था, ये थोड़ा बाद में पहुंचेगा, एट दैट्स वाई उसका फेस कम होगा, ओमेगा डी माइनस 4 पाई। बात क्लियर आया ना। बट अनदर मैथमेटिक्स जो आपको ध्यान रखना है, एंड दैट इज द यूनिट सर्कल। मैथमेटिक्स में एक यूनिट सर्कल आता है, और इज दैट यूनिट सर्कल, तो उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल सा है। ओके, सो दिस इज द सेंटर, रेडियस 1 हो उसको यूनिट सर्कल बोलते हैं, जिसका रेडियस कितना हो 1। तो ए 1 0 पॉइंट, ए कौन सा हो गया 0 1, ए हो गया -1 0 एंड 0 -1। इसके साथ आपको क्वाड्रेंट याद रखने हैं, इट्स अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये जो पॉइंट्स एक्सिस पे हमने रखे उसमें फर्स्ट वैल्यू कॉस फंक्शन की है, सेकंड वैल्यू साइन की, ऑल एस टी सी भी हम साथ में याद रखते हैं। यहाँ पे एंगल आएगा 0, यहाँ पे आएगा π/2, यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे आएगा 3 π/2, यहाँ पे आएगा 2 पाई। मतलब ये क्या हुआ 0 π/2 2 π/2, 2 π/2 पाई हो गया, 3 π/2 4 π/2, 4 π/2 क्या हुआ 2 पाई। ऐसे एक π/2 बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे सारे 1 से 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, ऐसा आएगा। ओके, 1 इधर तो 3 इधर, 5 ऑड नंबर में जाना है तो 1 इधर 3 इधर, मतलब 1 π/2 3 π/2, 5 π/2 7 π/2, 9 π/2 11 π/2, ऐसे यहाँ पे आएगा। फिर 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सारे इवन पाई इधर आएंगे, सारे और पाई इधर आएंगे। क्लियर है ना। अब दूसरी बात, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस 4 पाई, तो इस ओमेगा टी माइनस 4 पाई को मैं दूसरी तरह से लिखना चाहूं तो -4 पाई प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूं। अब अगर माइनस है एंगल तो ऐसे घूमना है, नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव है तो ऐसे घूमना है। तो 0 से अगर -4 पाई घूमना है तो 0 से ए 2 पाई आया, फिर 2 पाई से वापस चक्कर मारे 4 पाई आया, बराबर। तो उल्टा घूमे तो 0 एंड 4 पाई यहाँ पे ही आएगा, आया ना। अब उसमें प्लस क्या करना है, तो यहां से वापस आप प्लस ओमेगा टी करोगे तो ऊपर की ओर जाओगे, प्लस में ऊपर जाना ऐसा बताया। तो आप अल्टीमेटली कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, फर्स्ट में क्या है ऑल पॉजिटिव, तो हमारा ये जो फंक्शन है वो कौन सा है कॉस, वो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब पाई हो तो फंक्शन चेंज करना नहीं है, तो कॉस का क्या हो गया कॉस, वो स्विच ऑन कर दो ना। कॉस का क्या रखेंगे कॉस, कॉस का क्या रखेंगे कॉस, और पाई निकल जाएगा ओमेगा टी का ओमेगा टी। तो ए भी क्या मिलेगा आपको ए कॉस ओमेगा टी, क्या मिलेगा ए कॉस ओमेगा टी। बोलो को डाउट, कंफर्म। तो दोनों ए कॉस ओमेगा टी हो गया, दोनों के दोनों। बोलो को डाउट, तो ए कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी तो पहले जैसा ही हो गया, यानी कि वापस कौन सा मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। So where we have a fact that the path difference 2 lambda corresponds to the phase difference 4 पाई। साइन के बाद या कॉस के बाद जो होता है उसको फेज बोलते हैं। तो फेज में डिफरेंस कितना आया था ओमेगा टी माइनस 4 पाई आया था। जब पाथ डिफरेंस कितना था 2 लैम्डा। द टू डिस्प्लेसमेंट आर वंस अगेन इन द फेज एंड इंटेंसिटी विल बी अगेन 4I0 that giving rise the constructive interferences। आया समझ में। Above analysis we have assumed that distance S1q and S2q are much greater than this the separation between two source S1 S2। मैं ऐसे करूं मतलब कि अभी आपको बता दिया, इस क्लास में आपके सामने पड़े हुए S1 S2, yes or no, okay। which is nothing but distance between S1 and S2, and so S1q and S2q are not equal, the amplitudes of the displacement produced by each waves are very nearly the same। ऐसा जरूरी नहीं कि रियलिटी में वो सेम ही हो एम्पलीट्यूड, बट हम मान लेंगे कि वेरी नियरली टू द सेम, क्योंकि आप वाटर वेव को ही याद कर लो। अगर हमने जहां से सोर्स है वहां से वाटर वेव प्रोड्यूस किया है तो वहां पे आपको एम्पलीट्यूड्स नजदीक के रीजन में सेम लगेंगे, बट जैसे दूर जाएंगे वैसे
रिड्यूस हो जाएंगे, बट फिर भी हम यहाँ पे आइडियल कंडीशंस मान के जाएंगे। आया समझ में? अनदर एक पॉइंट आर कंसिडर करो, जैसे आप एक आर पॉइंट कंसिडर किया, अब S1 से कितना डिस्टेंस है एंड S2 से कितना है, तो डिफरेंस इज, अगर हम एवरी टाइम H2R माइनस S1R करते हैं तो वहां पे H2R बड़ा था, दिख रहा है, S1R छोटा था, इसलिए वहां पे डिफरेंस कैसा आया था, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे करें तो नेगेटिव, अब नेगेटिव आएगा तो भी कोई इश्यू नहीं। इसका रीजन क्या है, एक फेज में जब कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, फेज, तो फेज भी नेगेटिव हो जाएगा। अब वो जाएगा अल्टीमेटली कॉस के अंदर, और कॉस माइनस कॉस निकल जाता है, माइनस को कॉस ही हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा बिकम कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा। बट फिर भी व्हाटएवर, थोड़ा हम ऑल एसटीसी लगा लेंगे तो वापस पहुंच जाएंगे, उससे हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ओके, द वेव एमिनेटिंग फ्रॉम S1 विल बी अराइव एग्जैक्टली टू एन हाफ साइकिल, 2.5 मतलब 2.5 मतलब 2 पूरी एंड 0.5 मतलब हाफ साइकिल, देन द लेटर देन द वेव S2। जब पॉजिटिव पाथ डिफरेंस था तो हमने बोला था अर्लियर, नेगेटिव पाथ डिफरेंस आया तो हमने बोला लेटर, और S1 को बता रहे आगे है या पीछे कंपेयर टू S2। ओके, इसलिए S1 का डेफिनेट जो डिस्प्लेसमेंट है एज इट इज ले लेते हैं, व्हाटएवर चेंजेस अकर्स इन द फेज ऑफ व्हाट, S2। अब देखो, जब फेज डिफरेंस पॉजिटिव था तो हम सॉरी, जब पाथ डिफरेंस पॉजिटिव था तो फेज डिफरेंस नेगेटिव लिया था S2 के अंदर। अब जब हमारा फेज डिफरेंस क्या है तो पाथ डिफरेंस में प्लस कर देंगे। आया समझ में? आपने बोला कि 2 पाई हो तो, या 1 लैम्बडा हो तो 2 पाई, आया समझ में? यहाँ पे आपका 2.5 लैम्बडा है तो कितना, तो 2.5 इंटू 2 पाई आ गया 5 पाई, तो आपको 5 पाई प्लस ओमेगा टी करना है। तो अब इसमें 5 पाई पॉजिटिव है तो यहाँ पे घूमेंगे आप, 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इधर आएगा 5 पाई प्लस ओमेगा टी। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। कौन पॉजिटिव, 10, बट आपके पास तो कौन है, कॉस, कौन है, कॉस, तो कॉस जो है इसकी वजह से माइनस आएगा, बराबर। फिर पाई है तो फंक्शन चेंज होगा, कॉस का कॉस और ओमेगा टी ओमेगा टी, जो आप 10th में पढ़े थे ना, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा पढ़े थे, दैट इज नथिंग बट उसके जैसा है। बोलो को डाउट, कंफर्म? Okay, where we have used that the fact that path difference 2.5 lambda corresponds to the phase difference 5 pi. The two displacement are not now out of phase, and the two displacement will cancel out to gives the which intensity. देखो, ए cos ओमेगा टी है और एक, जब आप ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, और जब टोटल जीरो हो जाएगा तो फेज भी मतलब इंटेंसिटी भी क्या होगा, जीरो। एंड दिस इज रिफर्ड एज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। बोलो को डाउट, कंफर्म? अगर हम समराइज करें, इफ वी हैव अ टू कोहेरेंट सोर्सेस S1 एंड S2 वाइब्रेटिंग इन द फेज, देन द आर्बिट्ररी पॉइंट P वेयर द पाथ डिफरेंस S1P माइनस S2P, वैसे डिफरेंस के लिए नेगेटिव आ जाता है, फिर ये साइन रखने का कोई मतलब नहीं है, तो यू कैन राइट डाउन दैट ऑल्सो। ओके, S1P माइनस S2P इक्वल्स टू n लैम्बडा, जनरल कर लेते हैं n लैम्बडा, लाइक n इक्वल्स टू 0 1 2 3, ओके, डॉट डॉट डॉट। तो आपको n लैम्बडा हो तो 1 लैम्बडा होगा तो 2 पाई फेस डिफरेंस, 2 लैम्बडा हो तो 4 पाई, 3 लैम्बडा हो तो 6 पाई। इन शॉर्ट एवरी टाइम आपका जो पोजीशन है फेज में वो यहाँ पे आने वाला है, 0 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस नहीं 3 नहीं आएगा, इवन पाई सारे, ओके, और माइनस हो या प्लस नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे अभी हमने -4 पाई लिया था तो भी घूम के तो इधर ही आए थे, पॉजिटिव लोगे तो भी घूम के यहाँ पे आओगे, प्लस ओमेगा टी तो करना ही है।
तो सबसे पहला हमने यहाँ पे देख लिया वो 4 पाई एन पाई जो भी हो, लैम्बडा जब भी आएगा, एन लैम्बडा जब भी आएगा, इवन पाई फेज डिफरेंस मिलेगा। एंड इवन पाई फेज डिफरेंस मिलेगा तो y1 भी a cos ओमेगा टी, y2 भी a cos ओमेगा टी। एंड देन यहाँ पे लिखा है S1p S2p डिफरेंस बिटवीन, ओके, दिस सजेस्ट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वन, ऐसा बताया। ओके, तो इसके लिए जब n लैम्बडा होगा तब आपको कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा, एंड आपको इंटेंसिटी कितनी मिलेगी 4I0। बट जब आप दूसरा कोई लोगे जिसमें अभी हमने देखा था 2.5 लैम्बडा, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। व्हेन इट बिकम 2.5 लैम्बडा, ओके, मतलब कि लाइक फ्रैक्शन लैम्बडा, तो फ्रैक्शन लैम्बडा रिप्रेजेंट्स द पाई, fraction lambda is for the path difference, lambda is represent path difference, pi represent phase difference। आया समझ में? पाथ डिफरेंस मतलब कि लाइट के ट्रैवलिंग करने के पाथ में कितना डिफरेंस है। फेज डिफरेंस मतलब साइन कॉस के बाद कौन सा डिफरेंस आ रहा है फंक्शन के अंदर, तो दैट फेज डिफरेंस इज पाई। एंड जब फेज डिफरेंस इज पाई देन इट्स आउट ऑफ फेज, नेगेटिव आ जाएगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और दैट्स व्हाई एडिशन 0 इंटेंसिटी। तो n+1/2 लैम्बडा जैसा जब भी आएगा जिसमें n की वैल्यू 0 से लेके 3 तक होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा एंड इंटेंसिटी शुड बी 0। बात क्लियर? लाइक अगर हम कोई आर्बिट्री पॉइंट्स कौन सा चूज कर ले, लेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्प्लेसमेंट विल बी, दस इफ डिस्प्लेसमेंट बाय S1 इज, अब वो इंटेंसिटी की बात मतलब कि वो बात जो निखिल ने छेड़ दी थी कहीं कि आगे लाइट क्यों जाती है पीछे, तो पीछे मानो कि हमने कोई इन शॉर्ट कोई पॉइंट हमने ले लिया S1 S2 में फाई, क्या ले लिया फाई, तो मतलब इंटेंसिटी हाउ डिपेंड्स ऑन द एंगल, हम वो उस पे जा रहे हैं। तो मान लो कि हमने कोई अनदर पॉइंट लिया, पहले हमने बाइसेक्टर वाला लिया जहाँ पे फेस डिफरेंस 0 था, फिर हमने एक ऐसा पॉइंट चूज किया जिसमें एन लैम्बडा फेस डिफरेंस पाथ डिफरेंस बन रहा था, फिर हमने एक ऐसा पॉइंट लिया जहाँ पे n+1/2 लैम्बडा बन रहा था, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट ऐसा ही मिले, कुछ अनदर पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। तो हमने जानबूझ के माना कि पाथ डिफरेंस कितना है फाई, तो हमने सेकंड इक्वेशन में फाई ऐड कर लिया, है या ना। अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स ऑफ द वेव्स हम y इक्वल टू क्या करेंगे, तो बोलते हैं y1 प्लस, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा a, तो एक जगह पे आएगा cos ओमेगा टी, दूसरी जगह पे आएगा cos ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, a कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे c का फॉर्मूला है 2cc। ओके, अब इसमें बड़ा एंगल कौन सा है उसको पहले रखेंगे, बड़ा है ना, उसको पहले रखेंगे, और ओके, ताकि मैथमेटिक्स का एक नया फॉर्मूला दिमाग में ना डालना पड़े। बाकी cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा वापस नया डालना पड़ेगा, बट वो ना डालना पड़े, इसलिए बड़े को पहले रखेंगे, छोटे को बाद में। तो यहाँ पे आपको cos a प्लस cos b इक्वल्स टू फॉर्मूला मिलेगा 2 cos, बोलिए, दिस इज द फॉर्मूला। तो आप देखो एक ही जगह पे, यहाँ पे माइनस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक ही जगह पे ओमेगा टी प्लस फाइव है और बी की जगह पे, तो ये दोनों को ऐड करें तो ओमेगा टी 2 ओमेगा टी एंड देन फाइव, दोनों का डिवीजन करें तो 2 ओमेगा टी का डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा ओमेगा टी, एंड फाइव का डिवाइड बाई 2 क्या होगा 5/2। क्लियर हुआ? अगर हम डिफरेंस ले ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी ओमेगा टी कैंसल कट हो जाएगा, बचेगा क्या 5, तो कॉस 5/2 हो गया। बट इसको पीछे रखने का मतलब क्या है, ये टाइम वाला फंक्शन है। ओके, उसके आगे जो भी होगा दैट इज एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड होगा 2a cos 5/2। सबको समझ में आया? कंफर्म, दिस एम्पलीट्यूड रिजल्ट्स इन द डिस्प्लेसमेंट 2a cos 5/2 एंड देयरफॉर अगर एम्पलीट्यूड 2 गुना होता था तो 4I0 इंटेंसिटी, अब एम्पलीट्यूड जो है वो a का कितना टाइम्स हो गया 2 cos 5/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 cos 5/2 का स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, तो 4 cos स्क्वायर 5/2 ऑफ व्हाट I0, दैट इज योर ओरिजिनल इंटेंसिटी। आया समझ में? आया ना? अगर एम्पलीट्यूड 2 गुना होता तो 2 का स्क्वायर करते, एम्पलीट्यूड a जो है वो कितना गुना हुआ 2 इंटू कॉस 5/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर 5/2, और ओरिजिनल इंटेंसिटी कितनी थी I0। सिंपल सा है, अगर a है इंटेंसिटी I0 है तो 2a का इंटेंसिटी कितना होगा, तो
टू कॉस फाइव बाई टू ए, मैंने अभी इसको थोड़ा सा उस फॉर्म में लिख लिया, ए को पीछे ले लिया, तो उसका इंटेंसिटी कितना होगा, हाँ इसका ही स्क्वायर होगा, फोर कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, और एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, आया समझ में? ओके अगर मैं यहाँ पे जीरो लू, टू पाई लू, फोर पाई लू, तो पाई वैल्यू आएगा, क्योंकि डिवीजन में क्या है, टू, बराबर। तो फेस डिफरेंस में जीरो लू, टू पाई लू या फोर पाई लू, तो नीचे क्या आएगा, पाई, मतलब कोई भी पाई आएगा, एन पाई बचेगा, क्या बचेगा, एन पाई, एन कॉस एन पाई, यहाँ पे मैंने आपको यूनिट सर्कल बता दिया है, कॉस एन पाई, चाहे इवन पाई हो तो कॉस इवन पाई का वैल्यू क्या है, वन, और ऑड पाई हो तो कॉस का वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो वन आएगा या तो फिर क्या आएगा, माइनस वन, जब आप उसको यहाँ पे रखोगे वन एंड माइनस वन, तो उसका क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर होने से क्या हो जाएगा, साइन हट जाएगा, तो फोर आई जीरो हो जाएगा। Okay, which corresponds to the conditions given by the equation, we will have a constructive interferences leading to the maximum intensity, that is 4I0. Yes or no? But जैसे मैं यहाँ पे पाई रखूंगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई और पाई सारे, तो डिवीजन में क्या बचेगा, 2, तो सारे पाई बाई 2 बचेंगे, क्या बचेंगे, तो यू कैन सी ओवर हियर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, वहां पे कॉस की वैल्यू क्या है, जीरो है, एंड दैट्स वाई कॉस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो लीड टू यू इंटेंसिटी बिकम जीरो, गॉट इट, है या ना? वैसे बार बार आपको बोलना कि भाई थोड़ा सा अटेंटिव रहना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, वो थोड़ा गलत लगता है, ऐसा भी लगता है कि हैमरिंग हो रहा है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह पे बैठ के पढ़ता ना, मैं एक मिनट भी इधर उधर होता ना, तो कभी लिंक नहीं करता, आया समझ में? इसलिए पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, और जो आपको देना है एनी हाउ, क्योंकि ये आपका ही टास्क है, इफ यू नॉट परफॉर्म तो आपके अलावा कोई नहीं करने वाला है, समझ में आया? सिंपल सा है, आपके एग्जामिनेशन के सीट नंबर पे आप ही एग्जाम देने वाले हो, कोई जादू लगा दो आपकी जगह पे मुझे जाने मिले, मैं खुशी खुशी जाऊंगा, आप करो मैजिक ऐसा, आई विल गो एंड गिव योर एग्जामिनेशन, बराबर है ना? आपको सिर्फ मुझे एक पेपर में लिख के देना है कि कुछ भी हो पकड़े जाए तो सर की कोई गलती नहीं है, बराबर, बाकी सब आप पे होने वाला है, तो दिस इज द थिंग, तो इसीलिए अच्छे से फोकस्ड बैठना है और लिंक्ड रहना है, गॉट इट? बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी थ्योरीज आज हमने परफॉर्म की, दैट इज द कॉन्हरेंट सोर्सेस, है ना, बहुत इजी भी है बट आईएमपी भी है। Now, if we have two sources which are coherent, if two needles are going up and down regularly, then the phase difference phi at any point will be a change with the time, and we will have the stable interference pattern. Okay, the position of maxima and minima will not change with the time, जो अभी हमने वीडियो में देखा था, वो बैठ के ऐसे दो बॉल को पट 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 कर रहा था सेम टाइम पे, तो उसी टाइम पे उनको बार बार वही पोजीशन पे बॉल से कुछ डिस्टेंस पे मैक्सिमा मिला, तो बार बार उसी पॉइंट पे मैक्सिमा मिल रहा था, तो इट्स अ स्टेबल इंटरफेरेंसेस, आया समझ में? द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, however if two needles do not maintain the constant phase difference, then the interferences pattern will also change with the time, and the phase difference change very rapidly with the time, maxima and minima will be also with the time, and that is time average intensity distribution. And when this happens, we will observe nothing but average intensity. क्यों? हैंग करेली છે નીચે. This will be a given by I equals to 4I0 cos square थीटा, दोनों का हमें एवरेज लेना रहेगा, है या ना? तो ये तो आपको पता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज तो बाहर निकल जाएगा, एवरेज सिर्फ किसका निकलेगा, कॉस स्क्वायर का, और 7 चैप्टर ऑलरेडी हमने पढ़ा है 1/2। ओके, कॉस और साइन सीधा होता तो एवरेज कितना हो जाता, जीरो, बट स्क्वायर वाले फंक्शन का एवरेज कितना होता है, हाफ, आपको याद रखना है, एंड दैट्स व्हाई अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा,
2I0। इसीलिए जब मैं अभी मस्त हेडलाइट समझा रहा था ना, होशियारी मार के समझाया था ना, डिजाइन किया होता है, बीच में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी मिलता है, वो अल्टीमेटली उतनी इंटेंसिटी मिलती है जितनी हर एक सोर्स की एड से मिलेगी। दो सोर्स की बात कर रहे थे, अल्टीमेटली कहाँ पे रुक गए, 2I0। मतलब नॉर्मली जो ऐड करते हैं उतनी इंटेंसिटी मिलेगी। आया समझ में? क्योंकि हाँ, वो तो तब जब कॉन्हरेंट हो, बराबर। अगर वो डिजाइन कोहेरेंट सोर्सेज की जैसी की हुई है तो डेफिनेटली डबल इंटेंसिटी 4I0 इंटेंसिटी मिलेगी। बट अगर हाँ, उसमें मिलेगी क्योंकि उसमें स्टेबल है हेडलाइट में। ये तब बात हो रही है जब हम जो दो निडल ऐसे टॉप डाउन करे थे वो सिस्टमेटिक मैनर में नहीं हो रही है, तब आपको एक एवरेज पैटर्न मिलेगी। कैसी पैटर्न मिलेगी? जिसमें सिर्फ वेव एडअप हो गए, इंटेंसिटी बढ़ने वाली नहीं है। बात क्लियर हुआ? ओके। Where the angular brackets represents the averaging, indeed it's shown in the section that phi of t, मतलब function, varies randomly with the time average quantity, this will be half, and this also it will be obvious because cos square phi by 2 will randomly vary between 0 and, तो 0 plus 1 divided by 2, average कितना बैठेगा? 1 by 2, बराबर। resultant intensity will be given by I इक्वल्स टू 2I0, क्योंकि यहाँ पे 1/2 रख लेंगे तो 4I0 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 2I0 एट द विच पॉइंट? ऑल द पॉइंट when the phase difference between the two vibrating sources changes rapidly with the time, we say that the two forces are incoherent, and when happens intensity just, and this is indeed what happens when the two separate light sources illuminate the wall। नॉर्मली हमारे रूम में ऐसा होता है, दो अलग अलग सोर्सेस होते हैं जो इनकॉन्हरेंट होते हैं, और जब वो वॉल को सेपरेट करेंगे तो हमें कभी लगेगा ही नहीं कि इंटेंसिटी दो लाइट जलाने से, एक को जलाते थे उससे 4 गुना मिला, नहीं मिलेगा, लगेगा डबल ही हुआ है। आया समझ में? आया ना? ओके। बोलो कोई डाउट? तो उसको यूट्यूब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अभी देख ही रहे हैं, एक हो या दो हो या चार हो, सब वही मिलेगा। आया ना?